Hello class, my name is Ankit Kumar and I welcome you all in our YouTube platform channel। देखो आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। रिसेंटली हमने ये देखा था कि कुछ केसेस असम के अंदर देखने को मिले और असम के इस केस के अंदर हमने ये देखा था कि जो फॉरेन ट्रिब्यूनल था उसने जो वर्डिक्ट दिया था उस वर्डिक्ट को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बदल के रख दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आखिर क्या क्या चीज़ें हुई है इस केस के अंदर, उसको एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है रिसेंटली। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो असम के रेसिडेंट थे मोहम्मद रहीम अली, उनको इंडिया का सिटीजनशिप यहाँ पे करार देते हुए जो फॉरेन ट्रिब्यूनल का यहाँ पे डिसीजन था उसको नल एंड वॉइड कर दिया। अब इसके पीछे जो वजह बताई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बिकॉज ऑफ माइनर डिसक्रिपेंसीज इन स्पेलिंग एंड डेट इन द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय हिम द फॉरेन ट्रिब्यूनल डिक्लेयर्ड हिम अ फॉरेनर। आप समझ रहे हो कि एक छोटा सा माइनर सा मिस्टेक हो गया था डॉक्यूमेंट के, जिसकी वजह से जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है उसने क्या किया था कि इंडिया को इनका सिटीजनशिप छीन लिया था। ठीक है, और वो हुई थी डेट ऑफ बर्थ में, कि डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा चेंज वगैरह हो गया था और इसीलिए जो है वो छीन ली गई। फाइनली इसने प्रॉपर एविडेंस वहाँ पे दिखाए और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सिटीजनशिप इनकी बहाल कर दी। ठीक है, अब एक बार हम फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली फॉरेन ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर्स थे इसी को रिवोक किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल है क्या? तो फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में आप समझो ये क्या है, एक तरह का क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि सिटीजनशिप स्टेटस के बारे में बात करता है। किसके? तो फॉरेनर्स के। फॉर एग्जांपल अगर आप समझो कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या कहीं से भी कोई बाहर के लोग आते हैं, अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो उनके ऊपर जो भी चार्जेज होंगे वो सबका सब कौन डिसाइड करेगा? तो फॉरेन ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करता है। फॉरेन ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो 1964 में इसको फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि कॉलोनियल लेजिस्लेशन ही इसके अंदर अभी भी चल रहा है अगर देखो कहीं ना कहीं, तो इसीलिए इसके अंदर थोड़ा बहुत हमें चेंजेस करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अगर आप जो ट्रिब्यूनल आपने देखा था तो उसके अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर ये मेंशन वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब असम के अंदर क्या हुआ है कि व्हाई आर द फाइनेंशियल ट्रिब्यूनल अंडर क्रिटिसिज्म इन असम। असम के अंदर आपको देखो पता है कि रोहिंग्या का इशू बहुत बड़ा इशू है, और जब से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और सीए वाला जब से ये रूल अप्लाई हुआ है वहाँ पे, तब से हमने देखा है कि 3 लाख से ज़्यादा जो पीपल हैं जो कि वोटर हैं वहाँ पे, उनको डाउटफुल वोटर्स की कैटेगरी में रखा गया। और इसके बाद से हमने ये देखा है कि जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है इसके खिलाफ बहुत सारे केस फाइल किए गए, रजिस्टर्ड किए गए थे। मार्च 2019 तक की अगर हम बात करें तो 1.17 लाख पीपल जो है इनको फॉरेनर्स डिक्लेयर किया गया फॉरेन ट्रिब्यूनल के द्वारा। इसमें से काफ़ी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वर्डिक्ट दिया और इन्होंने बोला कि देखो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आपको सिटीजनशिप लॉ में चेंजेस करने करे तो वो भी करे आप, ऐसे आप इसके अंदर नहीं कर सकते, आप किसी इंसान की बेसिक राइट्स को यहाँ पे वायलेट नहीं कर सकते। फॉरेनर्स एक्ट के अंदर बेसिकली ये पाया जाता है कि अगर आप इलीगली रह रहे हो इंडिया के अंदर तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या आपको इमिग्रेशन कैंप वगैरह में भेजा जा सकता है। ठीक है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब तक एक बार क्लीन चिट ना हो जाए, नेचुरल जस्टिस का पूरा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप ये चीज़ें देखोगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब 2019 का जब आप देख रहे हो तो जब से ये लागू हुआ है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, क्योंकि जो दिखा एक बोला गया यहाँ पे कि हर इंसान को क्या होगा कि डाटा दिखाना पड़ेगा, और स्पेशली अगर आप देखो तो सिर्फ एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जिनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया इसमें। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल खड़ा होगा, क्योंकि उनको प्रोटेक्टर ऑफ द सुप्रीम हमारा संविधान जो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब एक बार हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में जानते हैं। देखो 2019 में जब ये एक्ट लाया गया था तो इसके अंदर ये बोला गया था कि 6 कंट्रीज जो हमारे नेबर 6 कंट्री है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो इन सब में से जो हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटी जो हैं अगर वो इंडिया आते हैं तो उनको बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय रजिस्ट्रेशन उनको क्या किया जाएगा, सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया था कि 2014 तक उनको यहाँ पे इंडिया के अंदर आ जाना चाहिए था। अगर
दिसंबर 31 2014 तक वो इंडिया के अंदर इंटर कर चुके हैं और इंडिया के अंदर स्टे कर रहे हैं पिछले 5 साल से, तो इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की थी। अब जो इंसर्जेंसी वगैरह की हम बात करते हैं, जो इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा असम वाला रीजन है वहाँ पे बहुत सारे रोहिंग्या जो है वो इलीगली इमिग्रेंट आके वहाँ पे रह रहे हैं। रोहिंग्या के साथ साथ अगर आप देखोगे तो दिल्ली के कुछ रीजन में भी दिख जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन हर जगह जहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है यहाँ पे ये लोग जाके छिप छुपा के कहीं ना कहीं रह रहे थे। तो एनसीआर लाया गया इसके अंदर, नेशनल रजिस्टर ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, और इसके अंदर बोला गया कि डेटाबेस तैयार करे हमारे सिटीजन्स का, जिसके अंदर ये चीज़ बोला गया कि कोई भी इंसान अगर 6 मंथ से ज़्यादा इंडिया के अंदर रिसाइड करता है तो उनका नाम भी इसके अंदर मेंशन्ड होना चाहिए। और एनआरसी की अगर मैं बात करूं तो सपोज करो कि अगर मैं बिहार का रहने वाला हूं और अगर मैं दिल्ली में 6 मंथ से ज़्यादा रह रहा हूं तो एनआरसी का जो डेटा होगा उसके अंदर मुझे दिल्ली के का ही शो किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल एनआरसी अपडेट से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और चूँकि असम के अंदर रोहिंग्या का प्रॉब्लम है, वहाँ पे SC ST जो है उनकी भी डिलिमिटेशन हो रही है, तो वहाँ पे भी इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही है। और जब से ये सिटीजनशिप का एक्ट आया है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को हमेशा फ्रंट पे आना पड़ता है, क्योंकि जब किसी के बेसिक राइट्स का वायलेशन होता है तो एज ए गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और प्रेजेंट अगर आप देखो तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप इंडिया के अंदर अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगह से आ रहे हो और अगर आप हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, इन सब कम्युनिटी से हो तो बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और जो एनआरसी की हम बात कर रहे हैं तो एनआरसी के अंदर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो है करीब करीब 2 मिलियन यानी कि अभी तक 20 लाख लोगों को डाउटफुल वोटर्स के रूप में यहाँ पे फॉरेन ट्रिब्यूनल और जो भी बाकी की एजेंसी हैं इनके द्वारा यहाँ पे इनको मार्क किया गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि इसमें बहुत सारी चेंजेस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप समझो कि एक बहुत ही वास्ट पॉपुलेशन है और सडनली आप किसी को भी यहाँ से कहीं पे भी डिपोर्ट नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम इज़ कि अगर कोई रोहिंग्या इंडिया के अंदर रह रहा है तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आपको सबसे पहले उसको शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा, या इन अदर केसेस आपको ये करना पड़ेगा कि उनके लिए बेसिक नीड्स उनको मुहैया करानी ही करानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज आपको फिर बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारी इंटरनेशनली क्वेश्चंस का आपको आंसर करना पड़ सकता है मार्केट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ मैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जा रही है, डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो आप जुड़िए वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।